दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने वीडियो के माध्यम से भारत के महान योद्धाओं के बारे में बताऊंगा जो कि इतिहास में भुला दिए गए थे। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज मैं आपके सामने कुछ योद्धाओं की कहानियां सुनाऊंगा। तो हमारा पहला योद्धा है सम्राट मिहिर भोज अथवा प्रथम भोज। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक भारत के उत्तरी हिस्से पर राज किया था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। इनकी राजधानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कन्नौज थी। इनका राज्य नर्मदा के उत्तर में और हिमालय की तराई तक पूर्व में बंगाल की सीमा तक फैला हुआ था। इन्हें प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अरब आक्रमणों को रोकने में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक अरब इतिहासकार के मुताबिक इनकी असम सेना उस समय की सबसे ताकतवर सेना थी। इनसे पहले राजा इनके पिता रामभद्र थे। इनके काल में सिक्कों पर आदि वराह छिपा हुआ था, जिनसे लगता है कि ये विष्णु के उपासक थे। इनके बाद इनके पुत्र महेंद्रपाल राजा बने थे। इतिहासकार कहते हैं मध्यकाल में बौद्ध का शासन उस समय था जब तीन साम्राज्यों का युग था। यह वह काल था जब पश्चिम उत्तर में वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजाओं का अधिकार था। पूर्वी भारत के बंगाल पर पाल राजाओं का अधिकार था। दक्षिण में राष्ट्रकूट राजा प्रभावशाली थे। इन तीनों के आपसी टकराव का बिंदु कन्नौज शासन था। इतिहासकार कन्नौज को त्रिकोण के नाम से बुलाते हैं। बौद्ध के आरंभिक समय में कन्नौज प्रतिहारों के कब्जे में नहीं था, इसलिए बौद्ध के शासनकाल की शुरुआत कन्नौज विजय से मानते हैं, जो 836 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 49 साल बौद्ध ने यहाँ राज किया था। मिहिर बौद्ध को लेकर हाल ही में कई विवादित घटनाएं हुई हैं, जिन्हें उनके गुर्जर होने अथवा राजपूत होने का कई जगह विवाद हुआ है। जहां गुर्जर समाज के लोगों का दावा है कि मिहिर भोज गुर्जर थे, वहीं राजपूत समाज के लोगों का दावा है कि मिहिर भोज राजपूत थे। दोनों के दावों को लेकर इतिहासकारों में भी अलग अलग मतभेद हैं और वर्तमान में दोनों समुदायों के बीच यह एक कटु संघर्ष का मुद्दा बना हुआ है। इतिहासकार कहते हैं उस समय क्षत्रिय समाज चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी, नागवंशी, बहुवंशी आदि वंशों में बटा हुआ था। जहां तक गुर्जर समाज की बात है, वे सूर्यवंशी हैं। भारत के गुर्जर, जाट, पटेल, परिहार, मीणा, राजपूत, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, पाल, चंदेल, मराठा, चालुक्य, तोमर आदि सभी क्षत्रिय वंशों से संबंध रखते थे। चलिए मिहिर भोज के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। सम्राट मिहिर भोज ने 49 वर्ष शासन किया था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रपरिका देवी था। उस समय उनके मित्र राजा काबुल के राजा ललिया शाही, कश्मीर के राजा अवंती वर्मन ने पाल राजा राघव देव थे और असम के राजा उनके मित्र थे। उनके शत्रु अरब के खलिया, वासिक, मुंतशिर, मोतमिदादी आदि थे। अरबों ने कई बार उन पर हमले किए थे, लेकिन मिहिर भोज की विशाल सेना के आगे वे टिक नहीं सके। मिहिर भोज उज्जैन के महाकाल बाबा के परम भक्त थे। मिहिर भोज ने 72 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था और अपने पुत्र को महेंद्रपाल को अपना राज्य दे दिया था। उनका स्वर्गवास 888 ईस्वी में हुआ था। स्कंद पुराण के प्रभाव खंड में मिहिर भोज का विवरण विस्तार से दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे महान योद्धा मिहिर भोज, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आशा है मेरे वीडियो द्वारा आपको उनके बारे में सुनकर अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगले योद्धा के बारे में बातें करते हैं। महाराणा हमीर सिंह मेवाड़ के प्रसिद्ध राणाओं में से एक थे। 1336 ईस्वी में महाराणा हमीर सिंह ने चित्तौड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। इस तरह उनका कार्यकाल शुरू हुआ
जब मालदेव सोनगरा को पता चला कि चित्तौड़ का किला महाराणा हमीर सिंह ने जीत लिया है, तो वह तुगलक के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। तो तुगलक चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए तैयार हो जाता है। दोनों की सेना चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए निकल पड़ती है। उधर जब चित्तौड़ के आसपास की रियासतों को पता चलता है कि चित्तौड़ पर महाराणा हमीर सिंह ने अपना अधिकार कर लिया है, तो उनमें चेतना जागृत हो जाती है और वे भी राणा हमीर सिंह को अपना समर्थन देने पहुंच जाते हैं। और देखते ही देखते 20,000 20,000 सैनिकों की सेना उनके साथ थी, जिसमें वे जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। राणा हमीर सिंह के इरादे भी बुलंद थे। यह जानते हुए कि मालदेव सोनगरा और तुगलक की सेनाएं आक्रमण के लिए निकल पड़ी हैं, उन्होंने युद्ध नीति को बदलते हुए अपनी उनकी प्रतीक्षा करने के बजाय सिंगोली नामक जगह पर अपने से 3 गुनी बड़ी सेना पर हमला बोल दिया। मालदेव इस भयंकर लड़ाई में वहां से भाग जाता है। राणा हमीर सिंह तुगलक के पोते को युद्ध क्षेत्र में मार देते हैं और तुगलक को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आते हैं। 6 महीने तक तुगलक को पशुओं की तरह बंदी बनाकर रखा जाता है। तुगलक बार बार अपने जीवन की भीख मांगता है। तुगलक राणा हमीर सिंह को लिखित प्रस्ताव रखता है कि अगर राणा हमीर सिंह उन्हें आजाद कर देते हैं, तो पूरा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक की भूमि के साथ साथ 5,000 घोड़े, 500 हाथी और 5 लाख सोने की मोहरें देगा। जैसा कि पहले से पता है, अक्षमाशील होने के कारण हिंदू राजा अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं, जो बाद में घातक सिद्ध होता है। इसी तरह एक बार फिर तुगलक को मुक्त कर दिया गया और राणा हमीर सिंह ने तुगलक को चेतावनी देते हुए कहा कि तुगलक, यह मत समझना कि मैंने तुझे इसलिए मुक्त किया है कि तू चित्तौड़ पर दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। अगर तूने यह दुस्साहस किया, तो मैं चित्तौड़ में बैठकर नहीं, चित्तौड़ से बाहर आकर तेरा सर्वनाश करूंगा। राणा हमीर सिंह और तुगलक का यह संवाद सत्य और प्रमाणित है। कालांतर में मालदेव का पुत्र बनवीर हमीर की शरण में आकर उनसे संरक्षण मांगता है। अमीर उसे छोटा राज्य देते हुए कहते हैं, अब तक तूने विधर्मी के साथ कार्य किया है, अब तू पहली बार अपने भाई के पास आया है, मैं तेरे साथ पूरा न्याय करूंगा। अब तुझे एकलिंगी जी और माँ भवानी के अलावा किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। सन 1383 से 1390 के बीच राणा हमीर देव ने राज किया और देह त्याग दी। उस समय मेवाड़ का राजवंश और खजाना दोनों ही अपने चरम पर थे। तो आप सोचिए, कितनी बड़ी साजिश के तहत इतिहास से महाराणा हमीर सिंह का नाम मिटा दिया गया था। इसलिए हमें अपने आने वाले पीढ़ियों को ऐसे महान योद्धा के बारे में जरूर जानकारी देना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। सलाम कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनको एक हाथ और एक पैर वे खो चुके थे। एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनके बदन पर 84 घाव होने के बावजूद वह शत्रुओं पर कहर बनकर टूटते थे, जिनका नाम सुनकर विरोधी सेनाएं भाग खड़ी होती थी, जिनकी शौर्य गाथा का वर्णन स्वयं बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में किया है। उसने लिखा है, खानवा की लड़ाई में मेरी सेना घबराई हुई थी। राजपूत कुल का वह नायक जिसने संपूर्ण भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराने के लिए सभी राजपूत शासकों को एक झंडे के नीचे एकत्रित किया था। मालवा के शासक खिलजी द्वितीय और दिल्ली के शासक को कई महीने तक उन्होंने बंदी बना कर रखा था। वह महान वीर योद्धा थे महाराणा सांगा। इतिहासकारों के मुताबिक रायमल यह सोचकर व्यथित हो जाते हैं कि मेरे 3 प्रतिभाशाली पुत्रों में अब कोई नहीं बचा। उनके सामंत उन्हें बताते हैं कि आपका तीसरा पुत्र सांगा जीवित है और वह ठाकुर करमचंद पवार के पास है। रायमल बड़े सम्मान के साथ सांगा को राज्य बुलाते हैं और 1508 में विधि पूर्वक उनका राज्याभिषेक करते हैं। रायमल के देहावसान के पश्चात वे मेवाड़ के महाराणा बन जाते हैं। करमचंद का सम्मान करते हुए उन्हें अजमेर जैसी बड़ी रियासत
उपहार स्वरूप दी जाती है। मेवाड़ का महाराणा बनते ही महाराणा सांगा के मुख्य 3 बड़े शत्रु थे। गुजरात का मुजफ्फर शाह, मालवा का खिलजी द्वितीय और दिल्ली का इब्राहिम लोधी। मालवा के साथ राणा सांगा 18 युद्ध कर चुके थे। एक बार की बात है, मंडू के प्रतिभाशाली शासक मेदिनी राय पर मालवा के खिलजी द्वितीय और गुजरात के मुनव्वर शाह ने आक्रमण कर दिया। मेदिनी राय ने सांगा से मदद मांगी और दोनों ने मिलकर दोनों को नाकोचने छुपवा दिए। महाराणा सांगा खिलजी द्वितीय को बंदी बना लेते हैं और 3 महीने तक कारावास में रखते हैं। खिलजी द्वारा बार बार याचना करने पर खिलजी के पुत्र को जमानत के रूप में अपने पास रखने के बदले सांगा खिलजी को मालवा राज्य वापस कर देते हैं। महाराणा सांगा और गुजरात के शाह के बीच अहमदनगर में एक भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध का एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है जो हमें जानना चाहिए। गुजरात के किसी जागीरदार ने अपने घर पर एक कुत्ता पाल रखा था। जब कोई उस कुत्ते का नाम पूछता तो वह उत्तर देता सांगा। जब यह बात महाराणा सांगा को पता चली तो उसने अपने सम्मान के लिए उन्होंने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और युद्ध के पश्चात उस जागीरदार का गला काट दिया। गुजरात युद्ध में